नमस्कार। इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सैडलर आयोग और हाईटांग समिति के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं सैडलर आयोग। सैडलर आयोग, इसका नाम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी है। इसका निर्माण जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय के में हुई समस्या जो हुई थी उसका निदान के लिए बनाया गया था। समस्या जो है बंगाल प्रांत के शिक्षा संचालक आशुतोष मुखर्जी ने भारतीय सरकार के पास रखा था। चूंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या अधिक हो गई थी, जिससे संबद्ध कॉलेज जो थे उन पर नियंत्रण कम होने लगा था, जिससे शिक्षा का स्तर क्या हो गया था, गिरने लगा था। ये 1904 अधिनियम में ये बोला गया था कि विश्वविद्यालयों में शोध और शिक्षण भी प्रारंभ किया जाए, जिसकी वजह से कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई स्टार्ट कर दी गई थी। तो विश्वविद्यालय जो है अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा था, जिसके हेतु जो है इसका निर्माण किया गया था। और इसमें इस आयोग में 7 सदस्य थे, जिसमें से 2 भारतीय सदस्य भी थे। एक थे सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, और इसके अध्यक्ष जो थे लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति एन.ई. सैडलर थे। आयोग का विचार था कि ये इसमें माध्यमिक शिक्षा स्तर को सुधारने की भी बात की गई है कि पहले जो है माध्यमिक शिक्षा का दायित्व भी जो है विश्वविद्यालयों के हाथ में रहा करता था। उसके बाद इसका जो कार्य क्षेत्र जो था अध्ययन करने का, वो था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन समस्याओं का अध्ययन करना था, अन्य विश्वविद्यालयों के लिए सुझाव देना था, तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित भी सुझाव देना था। इस आयोग के विश्वविद्यालय आयोग के 3 ये मुख्य रूप से क्षेत्र थे कार्य करने के। देखते हैं इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो दिया उसके प्रस्ताव जो है निम्नलिखित हैं। पहला इसने बताया कि जो स्कूली शिक्षा है, विद्यालयी जो शिक्षा है वो 12 वर्ष की हो, और विद्यार्थियों को हाई स्कूल के बाद नहीं बल्कि माध्यमिक शिक्षा के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश मिले। उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद स्नातक की जो शिक्षा है उसको 3 वर्ष करने की बात की गई है, और जिसमें 2 तरह के कोर्स चलाए जाएंगे, एक ऑनर्स और एक पास। 2 तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे स्नातक में। और ये बात विश्वविद्यालय 1904 अधिनियम के कारण जो है ये जितने भी विश्वविद्यालय थे इनकी स्वायत्तता लगभग समाप्त हो गई थी। तो इसकी भारत सरकार के ये नियंत्रण से मुक्त करके ये बंगाल सरकार या मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको उनके अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया था, क्योंकि इस सरकार की वजह से जो है वो स्वायत्त रूप से काम नहीं कर पा रहे थे विश्वविद्यालय। आगे है ये ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या से रिलेटेड है कि यदि हम ढाका विश्वविद्यालय का यदि निर्माण कर पाते हैं तो बहुत सारे कॉलेज ढाका विश्वविद्यालय से जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के कारण ये हमारे कलकत्ता विश्वविद्यालय से भार कम होगा, जिससे शिक्षा का स्तर गिरावट होने में रोकने में सहायता मिल सके। अगला जो है पहले क्या था, कलकत्ता विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय भी जहाँ थे वहाँ बच्चे मतलब बालक जो है ज़्यादा संख्या में पढ़ते थे और महिलाएं नहीं पढ़ती थी। उस समय पर्दा प्रथा प्रचलित था लगभग था। तो उस समय जो है महिलाओं की सुविधा के लिए एक अलग विशेष बोर्ड बनाने की बात की गई है इसमें। उसके बाद शिक्षा विभाग की स्थापना की बात की गई इन विश्वविद्यालयों में, ताकि हम शिक्षकों का प्रशिक्षण आसानी से दे सकें। आगे है सैडलर आयोग के सुझावों पर संयुक्त प्रांत, पहले संयुक्त प्रांत कहते थे उत्तर प्रदेश को अंग्रेजी शासन में। उसके बाद एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई थी, या हर स्टेट में लगभग स्थापना करने की बात की थी सैडलर आयोग ने, माध्यमिक एक परिषद बनाने की। उसके बाद सन 1916 से 21 के बीच जो है मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और उस्मानिया विश्वविद्यालय भी बनके तैयार हुए थे। आगे चलते हैं हाईटांग कमेटी के बारे में। ये हाईटांग कमेटी का भी निर्माण इसलिए किया गया था
कि हम ये देख सकें कि हमारे जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो उस समय की थी, उसमें जो है साक्षरता मतलब शिक्षा का विकास किस स्तर तक हुआ है, इसके निर्धारण के लिए हारटांग कमेटी की स्थापना की गई थी। ये हारटांग कमेटी, हारटांग जो थे वो भारतीय सर फिलिप हारटांग, ये जो है बांग्लादेश जो ढाका विश्वविद्यालय उसके कुलपति थे। तो एक संवैधानिक आयोग जो था, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त किया कि शिक्षा के विकास का रिपोर्ट मांगा गया इनसे। तो लेकिन ये क्या हुआ था ना कि साक्षरता में वृद्धि जरूर हुई थी, लेकिन जो शिक्षा पद्धति थी, एजुकेशन सिस्टम था, उसके प्रति भारतीयों में अब असंतोष उत्पन्न होने लगा था। के लिए ये गठन किया गया था। आगे देखते हैं। इसने जो है पहली बात जन शिक्षा पे बात की है, जन शिक्षा की बात करने की बात की है, क्योंकि जन शिक्षा की बात इसलिए कर रहा है कि इसमें भारतीय जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे इस शिक्षा प्रणाली में। तो इसलिए जो है जन शिक्षा पे ये बात किया है इसने। जन शिक्षा ये राष्ट्रीय महत्व पर जोर दी, प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर जोर दिया और सुधार और एकीकरण की नीति अपनाए जाने की बात कही है। और उसके बाद ग्रामीण संस्कृति के जो छात्र थे उनको क्या किया जाए, उनकी आवश्यकता अनुरूप शिक्षा देने की बात की है। इसके बाद ही क्या किया जाए, उनको औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा दे दी जाए, क्योंकि ये रीजन था कि माध्यमिक शिक्षा में जो है उसके बाद आगे चल के इंग्लिश मीडियम रहा करता था, इंग्लिश में ही पढ़ाई होती थी, जिसकी वजह से जो है इसका निर्माण किया गया कि ताकि जो है यहाँ के बच्चे जो है औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सके। विश्वविद्यालय की सुधारने के प्रयास किए जाएं, प्रयास करने की बात की गई है, तथा उच्च शिक्षा केवल उन्हीं को मिले जो इसके योग्य हों। इसी के उपरांत जो है सन 1935 में इनकी सिफारिश के आधार पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का जो है पुनर्गठन किया गया था। इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।